नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम शिक्षा संवाद में। और आज के शिक्षा संवाद के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर डी कुमार, एपेक्स इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एवं डीएमसीएच में डॉक्टर भी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम इस कार्यक्रम का बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि विवो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आए और जो सम्मानित करें हमारे खास मेहमान डॉक्टर डी कुमार सर को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, विराजमान हो जाइए। आपसे ढेर सारी बातें करेंगे सर और बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। लेकिन मेरा जो सबसे पहला आपसे सवाल यही होगा सर, आप कई सालों से दरभंगा में टीचिंग कर रहे हैं, बायोलॉजी के टीचर हैं और एक एपेक्स इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं सर। तो सबसे पहले मैं आपका चाहूंगा एक संक्षेप में थोड़ा परिचय हो जाए सर कि कब से आप पढ़ा रहे हैं और कितने बच्चे आपके यहाँ से अब तक यहाँ से निकल के जा चुके हैं जो अभी भी डॉक्टर के क्षेत्र में सर सेवा दे रहे हैं सर। नमस्कार। मैं सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले मैं द लाइफ इंडिया न्यूज चैनल को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मैं आपके इस न्यूज चैनल पर आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम डॉक्टर डी कुमार है, फुल नेम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। और अभिरुचि तो बहुत दिनों से रहा है। मैं ये बहुत आश्चर्य की बात होगी कि जब मैं 4th क्लास में था तब से मेरी अभिरुचि रही है पढ़ने पढ़ाने की। पढ़ते तो सभी हैं लेकिन पढ़ाने की रुचि मुझे बहुत ज़्यादा था। लेकिन जहाँ तक दरभंगा का सवाल है, जब मैं दरभंगा में आया उस समय मैं पीजी कर रहा था। एमबीबीएस करने के बाद मैं पीजी कर रहा था। तो पीजी जब मेरा पूरा हो गया, जब मैं एमडी कर लिया, उसके बाद 2015 में 3 जनवरी को मैंने ये कार्य शुरू किया। मेरे मन में आया कि इस नॉर्थ बिहार के बच्चों में कुछ बायोलॉजी का शिक्षा दीक्षा दिया जाए, मैं अपने गुणों का उन बच्चों में डालूं। और 3 जनवरी 2015 में मैं अपने कोचिंग का उद्घाटन किया एपेक्स इंस्टीट्यूट के नाम से। तब से मैं लगातार बायोलॉजी के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे बच्चों को, जो उसकी इच्छा थी, उसके गार्जियन का जो सपना था कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मैंने उस मुकाम तक उसको पहुंचाया। 2015 में सबसे पहला विद्यार्थी मेरा था मनीष कुमार झा, जो पटना एम्स गया। उसके बाद लगातार जारी रहा, हर साल 6-7 नीट में मैं लगातार भेजता रहा और नीट में क्वालिफाई किया। और वो अभी एमबीबीएस के बच्चे हैं, वो अभी पढ़ रहे हैं, कोई फाइनल ईयर में है और इस तरह से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, एमबीबीएस को छोड़ के मैंने तो एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत सारे बच्चे को मैंने भेजा। बायोटेक्नोलॉजी में भी, फार्मेसी में, यूनानी कॉलेज में, होम्योपैथिक कॉलेज में, आयुर्वेदिक कॉलेज में, बहुत सारे बच्चे को जो हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ के गए। अभी सारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं अपने कॉलेज में। सर, लॉकडाउन जब लगा बहुत बड़ा असर पड़ा सर छात्रों छात्रों के ऊपर। कहीं ना कहीं लगभग 9 महीने तक सभी शैक्षणिक संस्था में ताला लटक गए थे। जितने भी शिक्षक आए हैं सर हमारे शिक्षा संवाद में, सबसे एक ही सवाल यही रहा है कि आप इस लॉकडाउन के दौरान, इस लॉकडाउन के पीरियड में किस प्रकार से बच्चों को गाइड करते रहे हैं। सबसे पहले लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन क्यों लगा? वो लगा तो कोविड-19 का जो कहर था पूरी विश्व में था। काफी लोग त्राहिमाम थे, लोगों में काफी खौफ था, मौत का खौफ था। तो उस एक बीच में तो बिल्कुल फोन साइलेंस हो गया, किसी का कोई कांटेक्ट नहीं। लेकिन अचानक पुराने लगा कि सर हमारे बच्चा का क्या होगा। बच्चे भी खुद करने लगे, सर मैं आपसे पढ़ता था, बहुत हो जाता था, लेकिन ये कोरोना आ गया, सर मैं क्या करूं, सर अब तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रहा है। एक डर अलग है, दूसरी बात पढ़ाई नहीं हो रहा है, सर अब कैसा होगा, एजुकेशन तो हम लोग का बिल्कुल बेकार हो गया। मैंने बोला बच्चों से कि आप बिल्कुल भी तकलीफ ना लें, बिल्कुल कष्ट ना करें, एकदम पैनिक ना हो। पहले आप पैसेंस से रहें, आप पैनिक बिल्कुल ना हो। इस कोरोना से पहले सोचे कि कोरोना क्या है। कोरोना से पहले बचने का उपाय सोचे, स्टे होम एंड स्टे सेफ। पहले आप अपने घर पे रहें, एक निश्चित दूरी बना के रखें, बाहर जाए तो मास्क ले। दूसरी बात, जहां तक पढ़ाई का सवाल है कि आप पढ़ाई कैसे करें, तो उस वक्त एक चीज और हो गया, प्रकृति का कहर देखिए। एक तरफ कोरोना वायरस का कहर, दूसरी तरफ बाढ़ का कहर। इतनी बारिश, मूसलाधार बारिश, हर जगह बाढ़। तो मैंने सोचा कि बच्चों को देखो कि ऐसा करो कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ना शुरू करो, हमसे पढ़ो। और मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑनलाइन क्लास देने से पहले मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और मैंने अपना कॉलिंग नंबर को शेयर किया, फेसबुक से, व्हाट्सएप से या फिर अदर सोशल मीडिया से। मैं बोला बच्चों तुम इस पर कॉल करो, तुम घर बैठे एनसीईआरटी का स्टडी करो बायोलॉजी का। उसमें कहीं भी कोई दिक्कत होता तो उसका फोटो लेकर के, पिक्चर लेकर के मुझ पर फॉरवर्ड करो और मैं इसे ऑडियो रिकॉर्डिंग करके मैं बच्चों को उसका आंसर दिया करता था। बच्चे काफी खुश रहते थे, सर लग रहा है कि मैं मतलब आपके करीब हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एक से एक डिफिकल्ट चीजों को मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग कर करके व्हाट्सएप पर मैंने समस्या को सॉल्व किया।
बच्चे आपसे सवाल पूछते थे? बहुत बच्चे पूछते थे। इवन बोले बच्चे अगर तुमको इसमें दिक्कत हो रहा, जस्ट यू कैन कॉल मी, आप कॉल कर सकते हो 8 बजे रात के बाद, और मैं 11 से 11 12 बजे रात तक मैं बच्चों को इंटरटेन करता रहा, बच्चों को सवाल बताता रहा। बोलो बच्चा बिल्कुल घबराने का नहीं है, आपको मैं उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा चाहे कोरोना जितना दिन तक रहे, आपको थोड़ा भी ख्याल नहीं आने दूंगा कि क्लास ऑफलाइन नहीं चल रहा है। आप कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। और मैंने बच्चों को अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से और डायरेक्ट कॉलिंग के माध्यम से बहुत हेल्प किया बच्चों को। लेकिन सर अब अंतिम समय है सर, बहुत कम दिन बचे हुए हैं एग्जाम में, लेकिन अब ऐसे में बच्चा किस प्रकार से अपनी तैयारी को जारी रखे सर, कितने कम समय में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके सर, बायोलॉजी में खासकर? जी अब तो बहुत कम टाइम बचा है। अब इस बीच में मैं बच्चों को यही बोलूंगा कि कुछ नया चीज तो बिल्कुल ना पढ़े, जितना आपने पढ़ा उस चीज को ही बार बार रिपीट करें। दूसरी बात ये, कुछ चीज ऐसे सारे चैप्टर्स सारे पढ़ने हैं, चैप्टर्स तो सारे पढ़ने की किसी चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव ज्यादा आता है, किसी चैप्टर से शॉर्ट नोट्स आता है, किसी चैप्टर से शॉर्ट नोट्स लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आता है। तो पढ़ना तो सब टॉपिक्स को है। 16 एंड 16 टोटल 16 चैप्टर्स हैं 12th के बायोलॉजी में। तो 16 में अगर कहा जाए कि बहुत मतलब इंपॉर्टेंट कौन है, तो उसमें जरूर ये हम कह देंगे कि तीसरा टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जेनेटिक्स 5वां चैप्टर, छठा चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, उसके बाद इकोलॉजी वाला 2 चैप्टर ले लीजिए, और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, और 8वां चैप्टर आ गया आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये इतने चैप्टर आउट ऑफ दिस 60 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट गो थ्रू ऑल दिस चैप्टर्स जो मैंने अभी बोला। और जहां तक पढ़ाई हर टॉपिक्स को पढ़ना है, किसी टॉपिक्स में मैं तो अभी बच्चों को ये बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी का मेरा शॉर्ट नोट्स है, मैं अपने एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स को पीडीएफ फाइल बना के बच्चों को दे रहा हूं, सबको दे रहा हूं कि बच्चों यहाँ पर ये लाइन, मैं हाईलाइटर से लाइन को ये कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं हाईलाइटर से कि ये लाइन आपका ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि उसके पास टाइम कम है तो मैं उसके बदले मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं बच्चों को बोल रहा हूं कि देखिए हाईलाइटर लीजिए, और मैं खुद हाईलाइटर लेकर के मैं उस ये लाइन ये कर देता हूं, उसको मैं पीडीएफ करके बच्चों को भेजता हूं, इसी लाइन को भी पढ़ोगा, इससे ऑब्जेक्टिव आएगा, पक्का आएगा। काफी एक्सपीरियंस रहा है सर कि जो ऑब्जेक्टिव बोलता हूं प्राय आ जाया करता है। और 2018 से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा चेंज आया, वो मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि 2018 से जो इंटर के एग्जामिनेशन में चेंज किया आया कि 2017 तक ये परिपाटी रही कि बच्चे क्या करते थे, मार्केट से गेस्ट क्वेश्चन ले आया करते थे और 5 से 8 साल का गेस्ट क्वेश्चन पढ़ करके उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ करके चले जाया करते थे, और ऐसा होता था कि अच्छा खासा गेस्ट क्वेश्चन लड़ जाता था। लेकिन 2018 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब ऐसा नहीं, मतलब वो गेस्ट क्वेश्चन काम नहीं करता है। अगर 35 क्वेश्चन पूछा तो 35 में 33 क्वेश्चन न्यू फ्रेम ऑफ रहता है, 2 क्वेश्चन ही आपको खुदा न खास्ते वो मतलब गेस्ट से लड़ गया, अदरवाइज बिल्कुल न्यू क्वेश्चन होता है। और न्यू क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आप थ्रू आउट बुक पढ़ेंगे, या कम से कम जो मैं बोलता हूँ, ये डी कुमार जो बोलता है कि कम से कम ये ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ लेना, ये लाइन जरूर पढ़ लेना, वो आएगा। क्योंकि सर इतना नॉलेज हो गया, क्योंकि मैं भी नीट क्रैक करके आया हूँ, तो मैं एमबीबीएस किया हूँ, उसके बाद डबल एमडी किया हूँ, तो मुझे बहुत आइडिया इसके बारे में हो गया और बहुत दिनों से पढ़ाने का ये रहा है। चलिए सर, हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे इस खास कार्यक्रम के जो स्पॉन्सर हैं मैं उनका नाम ले लेना चाहूंगा, जिनकी वजह से मैं इस कार्यक्रम को करवा पा रहा हूँ। NICBA फिजिक्स अचीवर, जेड कोचिंग, प्रगति मैथमेटिक्स, आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट, कमाल क्लासेस, अलकलम एकेडमी, एपेक्स इंस्टीट्यूट, इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिनकी वजह से मैं ये कार्यक्रम करवा पा रहा हूँ और डॉक्टर डी कुमार सर से मैं बातचीत कर पा रहा हूँ। और सर आगे यही सवाल है सर, बायोलॉजी में अगर जब बात आती है सर, तो बायोलॉजी में मैक्सिमम आप देखा जाए तो थ्योरेटिकल है सर, बच्चे नए काट छाट कर पढ़ने की जो शुरू कर देते हैं अंतिम क्षण में आकर के सर, कि उधर का गैस, इधर का गैस, उधर का गैस, चारों तरफ से बच्चे का माइंड बिल्कुल एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो पाता है सर। वैसे आप बच्चे को क्या कहेंगे सर? मैं पिछले साल भी, और मैं राइट फ्रॉम द 5 इयर्स जब से मैं इस लाइन में आया हूं, तब से मैं बच्चों को एक बार जरूर बोलता हूं कि बच्चों, जब लास्ट टाइम आता है तो आप अपने शिक्षक के नोट्स को दरकिनार कर देते हैं, और मार्केट्स में जो गेस्ट क्वेश्चंस मिलता है, गेस्ट पेपर मिलते हैं, कुछ एटम बम, किसी का नाम एटम बम होता है, किसी का नाम कुछ मॉडल सेट, तो दिन रात आप मॉडल सेट के पीछे पागल रहते हो और आपने जो टीचर पढ़ाया उस नोट्स को आप दरकिनार करें। तो ये ना करें, आप ये बिल्कुल ना करें। मैं बार बार उन लोगों को बोलता हूं, मैं सिर्फ ये बोलता हूं कि अगर ठीक है आप कुछ गेस्ट क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, ओनली यू हैव टू सी द गेस्ट क्वेश्चंस, गेस्ट क्वेश्चन देखो, उसका आंसर मत पढ़ो, आंसर अपने शिक्षक का नोट से पढ़ो, जो आपको क्लास में पढ़ने की आदत रही, काट छाट मत करो। जहां तक एटम बम
और ये परमाणु बम के पीछे मत पड़ो। मैं उससे बहुत मजाकिया लहजे में बोलता हूँ कि ये एटम बम, परमाणु बम, इसका गैस आता है, लोग उसी के पीछे पागल रहता है। अचानक रात में हल्ला होता है, अरे सुनो ऐसी बात है, पता है एक क्वेश्चन आया है मार्केट में, लगता है यही क्वेश्चन आएगा। सारे बच्चे रातों रात, आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, सारे बच्चे रातों रात 1-2 बजे उसको फोन किया, अरे उठो ऐसा क्वेश्चन आया, लगता है कल ये क्वेश्चन आने वाला। बट ये सारे क्वेश्चन मार्केट के फेक होते हैं। इसलिए मैं बच्चों की आप अपने गुरु के नोट्स पर विश्वास करें, आप अपने शिक्षक के नोट्स पर विश्वास करें जो पढ़ाया। आप इधर उधर ना जाए, अधिक काट छाट ना करें, नए नए क्वेश्चन के पीछे मत भागे। इस एटम बम ये वो नहीं, जो गुरु जी जो आपके गुरु ने कहा, आपके शिक्षक ने कहा कि ये क्वेश्चन आएगा, उसके पीछे आप पागल हो, उसके पीछे दीवाना हो। बच्चों को सर लैंग्वेज समझने में भी प्रॉब्लम आती रहती है। हाँ, लैंग्वेज तो दिक्कत आती है। एक बहुत बच्चे बिहार बोर्ड के होते हैं, तो बिहार बोर्ड में तो शुरू से इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आप पर डे रेगुलर क्लास करते हो, कोचिंग या कहीं भी आप जिस कॉलेज में हो, तो आपका जो प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाता है। मैं भी तो हिंदी बोर्ड का ही रहा हूँ, मुझे भी 1 से 2 महीने तकलीफ हुई थी। मुझे याद है जब मैं पटना में पढ़ने गया था, मुझे 1 से 2 महीने तक मुझे कुछ तकलीफ हुई थी, एंड देन आफ्टर ये अपने आप समस्या सॉल्व हो गया था, लैंग्वेज अपने आप ठीक हो गया था। तो आज के बच्चों को लैंग्वेज तकलीफ होती है। मैं जब क्लास लेता हूँ तो बच्चों को बोलता भी हूँ कि इसके लिए मैंने एक बुक्स लिखा, और आजकल मैं बोलता हूँ कि जब तक एनसीईआरटी को अपने जहर में नहीं करोगे, तब तक नीट आपके मुट्ठी में नहीं आएगा। नीट को मुट्ठी में करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो एनसीईआरटी के लैंग्वेज को अपना बनाना होगा। एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा के देता है, तो इसके लिए मैंने एक बुक लिखा, सिंप्लीफाइड बुक, जो मेरा मार्केट में चलता है, और एनसीईआरटी को इसके बदौलत आप मुट्ठी में कर सकते हो। एकदम एनसीईआरटी जो लिखा है उसका जस्ट मैंने ट्रांसलेट किया है। मैं बोलता हूँ कि मार्केट में अवेलेबल है, आप इस बुक्स को लो, 11th और 12th का दोनों, और आपका जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और मैं बच्चों को क्लास में वर्ड मीनिंग्स भी देता हूँ। तो बच्चों को मैं बोलता हूं जहां तक लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो ये अचानक सॉल्व नहीं होगा। ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, ये आपका डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनत कर रहे हो। शुरू से थोड़ा सा मेहनत करते रहो, आप अपने पास थोड़ा सा डिक्शनरी रखो, डिक्शनरी देखते रहो, ठीक है, तभी ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और जब तक लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तब तक आप क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे, क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आंसर नहीं कर पाओगे, सो आपको लैंग्वेज पकड़ आना चाहिए, ताकि अपने जब अपने दिल से भी जवाब लिख सके, अपनी लैंग्वेज में आंसर बना सके, लिख सके। और खास करके एक चीज हम और भी बोलना चाहेंगे बच्चों से, जो मानव संसाधन मंत्री है, जो भारत सरकार में मानव संसाधन मंत्री है, उनको कहा जाता है कि देखिए जो बच्चों का जो नीट का क्वेश्चन है वो जो सेट करना है, तो नीट का क्वेश्चन में ऐसे सेट कीजिए कि मोर देन 80%, मोर देन 85 में ज्यादा मैं कह दूं कि मोर देन 85% क्वेश्चन, 90% के करीब का क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से होना चाहिए, और इवन एनसीईआरटी का लैंग्वेज होना चाहिए। एनसीईआरटी से बाहर आप मतलब बहुत कम पूछे, इक्की दुक्की सवाल आप पूछे। तो मैं इसीलिए बच्चों को बार बार अपने क्लास में बोलता हूं, चाहे ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, कि आप लैंग्वेज का पकड़ आपके पास अच्छा होना चाहिए, पर्टिकुलरली एनसीईआरटी केमिस्ट्री, एनसीईआरटी बायोलॉजी। जहां तक फीस का सवाल है, तो मैं फीस में बोला करता हूं बच्चों को, वैसे तो मैं बायोलॉजी टीचर हूं, लेकिन मैं तो बहुत मेहनत करके आया हूं, तो मुझे तीनों विषय में मतलब मुझे ये अंतर नहीं कर पा रहा कि मैं नीट क्वालीफाई करने के लिए तो जाहिर सी बात है सब चीज पे नॉलेज, इसलिए मुझे तीनों में उतना ही पकड़ है। बट मैं पढ़ाता हूं बायोलॉजी में, मुझे तीनों पकड़ है, मैं बच्चों को आराम से बता पाता हूं कि आप कौन विषय, बायोलॉजी में मैं बोलता हूं एनसीईआरटी पर हो पक्का, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पर हो पक्का, लेकिन जहां तक फीस का सवाल है आप कहीं से पढ़ सकते हो, एससी वर्मा हो, एनसीईआरटी हो, या जीसी पांडे हो, या कहीं यूनिवर्सल हो, कहीं से आप पढ़ सकते हो। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज, और आप पर डे मतलब उसमें फिजिक्स बोलता है, फिजिक्स छात्रों से बोलता है, ऐ छात्र तुम मुझे रोज बना, तो मैं तेरे दिलो दिमाग में बस जाऊंगा। आज तू 23 बनाता है तो कल 25 बना, लेकिन तू 23 से 21 मत करना कर। हर दिन क्वेश्चन का संख्या बढ़ाते चल, तू मेरे साथ खेल, मैं तेरे दिल में बस जाऊंगा, और तेरा जो मुकाम है, तेरा जो मंजिल है वो प्राप्त होगा। ये फिजिक्स कहता है। मैथ भी बोलता होगा सर यही बात। मैथ भी बोलता है, मैथ भी सही बोलता है कि तू मेरे साथ रोज खेल। तो ये है ये। और जहां तक बायोलॉजी केमिस्ट्री में बोलता हूं, मैं बच्चों को बोलता हूं आप अपने शिक्षक का नोट्स पढ़ें, लेकिन दिनों दिमाग में आप ये रखें कि मुझे बायोलॉजी जो कर रहे हैं 12वीं तो पास कर ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ मुझे नीट क्वालिफाई भी करना है। तो नीट क्वालिफाई करने के लिए आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी और केमिस्ट्री को पूरे दिलो दिमाग में जहन बताना होगा, एक एक लाइन आप पढ़े उसको अच्छा। बायोलॉजी सर बच्चे ऑप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर देखते हैं उसमें, और कहीं का एमबीबीएस बनने का टारगेट होता है, एक सपना होता है, लेकिन बायोलॉजी जब ऑप्ट करने के बाद सर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आता है, मैथ रखते हैं। जी ठीक है सर, तो उसमें कई बच्चे रखते भी हैं, कई बच्चे नहीं ऑप्ट करते हैं, तो इसमें आपका क्या नजरिया होगा, आपका क्या व्यू होगा? इस पर बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है सर हमको,
कि जब मैं इंटर में था तो मैं सबसे पहले मुझे किसी ने कहा कि धर्मेंद्र, अगर तुम नीट क्वालिफाई करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो सुन लो, तेरा फीस बहुत अच्छा होना चाहिए। बात हमेशा याद रखना। हम मानते हैं कि 180 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से आता है, बट कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपका फीस पे पकड़ अच्छा होना चाहिए। और फीस पे आपका पकड़ तब अच्छा होगा जब आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा। 9th-10th का मैथमेटिक्स से हट के थोड़ा इंटर का भी अच्छा होना चाहिए। कुछ कैलकुलस जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अलजेब्रा, डिटरमिनेंट्स, ये सब अच्छा होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री वगैरह। तो उसने बोला कि देख, तू इंटर में मैथ्स ऑप्शन जरूर लेना। मैंने लिया और मुझे ऐसा लगा कि रियली मैथ्स को लेने से मेरा फीस आसान हो गया और मैं 2 साल के बाद तुरंत क्वालिफाई कर गया नीट। तो मैं आज बच्चों से बोलता हूं, मैं अपने इंट्रोडक्शन क्लास से बोलता हूं, बच्चों, अगर आपने ऑप्शनल या एक्स्ट्रा में मैथ नहीं लिया तो आप लो। और आपके दिलो दिमाग में कहीं ये डर है, बच्चों में इस तरह ये डर होता है कि मैं अगर मैथ लूंगा तो मैं मैथ कहीं फेल कर गया तो मेरे रिजल्ट में लिखा जाएगा फेल। नो, आप वो बात सोचे ही नहीं। आप मैथ को एक्स्ट्रा लें, मैथ पढ़ें। और मैथ, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो और मैथ एक्स्ट्रा लेते हो तो कभी ये मत सोचना कि मेरा अगर बायोलॉजी में अच्छा नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर नहीं बन पाते, तो कम से कम इंजीनियरिंग तो हो जाएगा। नहीं, ये मत सोचो। यू डोंट थिंक लाइक दैट। आपको सोचना है कि अगर मैं बायोलॉजी की तैयारी कर रहा हूं, अगर नीट में नहीं होगा, अगर मैं एमबीबीएस नहीं करूंगा तो डेंटल डॉक्टर बनूंगा, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनूंगा, मैं एग्रीकल्चर में जाऊंगा, फार्मेसी में जाऊंगा। सारे ब्रांच अच्छे होते हैं, आपको अच्छा करना है और ये सभी बायोलॉजिस्ट होते हैं। सो आप अपने पैर को डगमगाओ मत, आप अपने मिशन को हटाओ मत। आप बायोलॉजी एक्स्ट्रा लेकर ये मत सोचो कि मैं बायोलॉजी छोड़ करके मैं चला जाऊंगा इंजीनियरिंग लाइन में, ऐसा मत सोचो। तो आप मैथ जरूर लें। मैं बच्चों से हमेशा बोलता हूं, मैथ लें और मैथ लीजिएगा तो आपका फीस अच्छा होगा, फीस अच्छा होगा तो आपका नीट होगा और आपका जो ख्वाब है वो पूरा होगा। ये मैं बोलता हूं बच्चों से। लेकिन एक बात अगर हम देखें तो लॉकडाउन लगने के बाद पूरा शैक्षणिक संस्था पे, आप जैसे कि बात हुई इस पे, लेकिन सर कहीं ना कहीं 200% कर दिया गया है 12वीं बोर्ड के एग्जाम के लिए। लेकिन इस समय में जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं उनका एक सपना होता है सर एमबीबीएस डॉक्टर बनना, तो नीट क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन बोर्ड एग्जाम तो निकाले, लेकिन वहां पे नीट क्वालिफाई जब नीट के एग्जाम में बैठेंगे तो उसमें सर किस प्रकार से अपनी तैयारी करें जो नीट के काबिल बन सके अपने आप को, और कौन कौन से चैप्टर उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगे जो इस समय अभी जी सबसे पहली बात यह है कि सर अभी जितने भी 12वीं के बच्चे हैं उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत कम टाइम है और अभी फरवरी के फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जामिनेशन है। तो आप सबसे पहले अपने आप को कंसंट्रेट करें कि मैं 12वीं अच्छा करूं, क्योंकि जैसे कभी कभी होता है कि 24 गए 26 बने, दुबे बन के आए। ख्वाब अभी ख्वाब पाले लगेंगे कि देखो कि मुझे नीट क्वालिफाई करना है, सो आई हैव टू स्टडी लाइक दैट कि मैं नीट कैसे करूं। भाई अभी का टाइम वो नहीं है। अभी का टाइम जो ये अच्छी बात है कि आप नीट क्वालिफाई करने का आप सपने रखें, लेकिन अभी का जो टाइम है इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम, इट्स अ गोल्डन टाइम, इट्स अ गोल्डन पीरियड फॉर यू। सो आपके पास टाइम कम है, आप टू द पॉइंट 12वीं पर कंसंट्रेट हो जाएं। अगर मान सकते 12वीं में क्वालिफाई नहीं की तो सारा किया ध्यान चौपट हो जाएगा। इसीलिए वो मैं तो बता ही रहा हूं। जहां तक आपका सवाल है कि बच्चे को अगर नीट क्वालिफाई करना है तो क्या करना चाहिए, मैं अभी से मैं बोल रहा हूं कि बच्चे अगर नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मैं आपसे एक संदेश देता हूं, आपके लिए यही संदेश काफी होगा कि जैसे ही 12वीं का एग्जामिनेशन समाप्त होगा, जैसे ही 12वीं एग्जाम समाप्त होगा, 1 से 1.5 वीक के बाद समाप्त हो जाएगा, तो आप यहां तो वहां टाइम ना बितावे। कोई सोचता है कि मैं नेपाल जाऊंगा, कोई दिल्ली जाऊंगा, मैं घूमूंगा। नो, आप अपने जिंदगी का 2 साल 1.5 साल वो टीचर के नाम आप मैंने कुर्बान कर दे, पढ़ाई के नाम से कुर्बान कर दे। ये शाम पढ़ाई के नाम, जैसे लोग बोलता है ये शाम पढ़ाई के नाम, तो आप कुर्बान कर दे। आप ये सोचे नहीं कि मैं एग्जाम के बाद मैं ऐश करूंगा, 1 सप्ताह घूमूंगा। नहीं, यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट कि मैं घूमूंगा। ये आपके लिए वर्ड नहीं है। ये 2 साल के बाद घूमना, जिस दिन आपका नीट हो जाएगा तो कितना मजा आएगा। आप जहां जाओगे वहां पर लोग आपकी तारीफ करेंगे, ये फलाने बाबू का बेटा इसी का हुआ। उसके बाद आपका हर ईद, आपका हर दुर्गा पूजा अच्छा होगा, आपका इंट्रोडक्शन दे कितना अच्छा रहेगा। इसलिए मैं बोलूंगा कि जैसे ही 12वीं एग्जाम समाप्त हो, आप हमारे ही यहाँ नहीं, एपेक्स या नहीं, जहां भी है अच्छे इंस्टीट्यूट से आप वहां पर अटैच हो जाए, या फिर आप अपने घर पर बैठ करके एनसीईआरटी को क्विक रिवीजन करें। सबसे पहले 12वीं का पोर्शन रिवीजन कर लें, क्योंकि अभी 12वीं एग्जाम तुम दे के आए हो, तो 12वीं का एनसीईआरटी बायोलॉजी और एनसीईआरटी केमिस्ट्री को क्विक रिवाइज कर दें। और फिजिक्स में जैसे आप पढ़ते आए हो उसका सारे फॉर्मूलाज कम से कम जरूर देख लो, क्योंकि आपके पास टाइम कितना है। अगर मई में एग्जाम हो जाएगा, अगर कोरोना के कारण अगर डेट नहीं बढ़ता, अगर ये एग्जाम टाइम पे हो जाएगा तो आपके पास टाइम कितना है, हाफ फरवरी।
और मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, लगभग 2.5 मंथ, 2 से 2.5 महीने आपके पास समय है। और मैं कहता हूं कि 1 महीने में कायाकल्प हो सकता है, 1 महीने से कायाकल्प हो सकता है। फिलहाल हम अपने पास 75 दिन है, तो 75 दिन में तुम इतिहास रच सकते हो, इतिहास रच सकते हो। और मित्रों मैं आपको बता दूं कि ये बिहार की परिपाटी है। मुझे बहुत रोना आता है एक बात पर कि बिहार के बच्चे, मैं ये वास्तविकता है, बिहार के बच्चे अपियरिंग में बहुत कम बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं। लेकिन आप जाओ साउथ में, जाओ दिल्ली की साइड में, तो वहां क्या अपियरिंग के बच्चे ही टॉपर होते हैं। अपियरिंग के बच्चे ही विदिन 200 जो रैंक होता है नीट में वो लाता है। कैसे लाया? उसका एकेडमिक अच्छा रहा, उसके सोच अच्छे रहे, वो एनसीईआरटी पर पकड़ उसकी अच्छी थी। आपका सोच क्या होता है कि चलो 12वीं हो जाए उसके बाद पढ़ेंगे, 12वीं हो जाए उसके बाद पढ़े। लेकिन ये 12वीं वाला बात अगर 1 महीना के अंदर सोचते तो कोई बात। अभी आपको क्या सोचना है कि 12वीं पास करना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। अभी आपके पास टाइम कम है तो आप यही सोचें कि 12वीं कैसे करें। लेकिन आपका सोच मैं शुरू से बोल रहा हूं, जिसमें आप 12वीं में आए थे, शुरू से बोलिए। इनफैक्ट आपका 10th करने के बाद जब आप आए थे, उसी समय से सोचिए कि मुझे नीट क्वालिफाई करना है तो करना है। आफ्टर फिनिशिंग द 12th यानी अपियरी में करना है। मैं सारे बच्चों से बोलता हूं, तो मेरा ये संदेश है कि आप 11th से ही सोचें। 11th के बच्चे भी अगर कहीं सुन रहे होंगे या कोई गार्जियन सुन रहे होंगे, तो मैं बोल रहा हूं कि आप अपने बच्चे को अभी से आप उन्हें ये मैंने उसे हमारे एक्साइटेड करें कि अभी से पढ़ो, अभी से तैयारी करो। और मैं जब भी पढ़ाता हूं ना, हमेशा नीट की बात करता हूं, नीट की बात करता हूं। बच्चों यहां से नीट का क्वेश्चन ये रहेगा, बच्चों यहां से नीट क्वेश्चन ये रहेगा, टू द पॉइंट बोलता हूं। 11वीं तो निकलेगा, बच्चे अभी से करो। लेकिन सर एक चीज और भी देखा गया है ना, बच्चे तैयारी करते हैं दरभंगा से सर, नो डाउट, लेकिन सर नीट के लिए माइग्रेट कर जाते हैं यहाँ से। नीट उनको लगता है कि दरभंगा बेस्ट नहीं है उनके नीट के एग्जाम के लिए। देखिए यही तो है, उसके मन में दुविधा रहता है। और जब बच्चों को कुछ दुविधा होता है तो मैं बोलता हूँ यार तू दुविधा दूर कर ले, तू दुविधा दूर कर ले। जैसे कभी कभी क्या होता है, मेरे इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चे आते हैं तो कभी बोलता है कि सर ऐसा मन करता है, कभी कहता है एलएन चला जाऊं, कभी कोटा चला जाऊं, कभी यहाँ चला जाऊं। मैं बोलता बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि करना क्या है। पहले ये डिसाइड करो नीट करना है कि नहीं। यस सर करना है, तब ये सोचो कहां पढ़ना है और कहां पढ़ना है। पहले उससे पहले यू हैव टू थिंक अबाउट योर फैमिली स्टेटस, फैमिली के बारे में सोचो कि आपके बाबूजी कितने पैसे खर्च करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि भाई दरभंगा क्या, आप देहात में रह के भी आप नीट क्वालिफाई कर सकते हैं, देहात में रह के भी नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। ये तो दरभंगा, फिलहाल दरभंगा, और दरभंगा का आजकल तो एजुकेशन लेवल काफी हाई फाई हो गया है। हर तरह के टीचर है, हर तरह के यहाँ पर एक से क्वालिफाइड केमिस्ट्री टीचर है, एक से क्वालिफाइड हिस्ट्री टीचर है, बायोलॉजी टीचर है। मैं तो वेलकम ही करता हूँ कि अब दरभंगा की स्थिति बहुत अच्छा हो गया है। सो आप यहाँ स्टे करें, यहाँ रहें, लेकिन आपको फेथ करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ा रिश्ता है। दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता क्या? विश्वास। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो कोई रिश्ता नहीं, माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिलीव कि दरभंगा में अब सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, और आपको उस गाइडलाइन पे चलना है। आप गाइडलाइन पर चल नहीं पाते हो, बोलते हो देखो शिक्षक साथ में धीरज भी रखना है, बहुत जल्दी खो जाते हैं। पैशंस, यू डोंट हैव टू लूज योर पैशंस, हैव पैशंस। पैशंस तो रखना ही होगा किसी भी काम में, हाँ, और टीचर पे विश्वास करना होगा। और कभी कभी विद्यार्थी बिल्कुल टीचर पे हो जाते हैं आश्रित। इसको हम लोग बोलते हैं स्पून फीडिंग, चम्मच से ये कर दो और चम्मच से खिला दो। नहीं, आपको अपने से रोटी तोड़ना है, सब्जी लपेटना है, और देन यू हैव टू कीप दिस फूड इन योर माउथ। You don't have to take help to the spoon, यानी स्पून फीड नहीं करना है। टीचर आपको हेल्प कर रहा है, टीचर्स आर फॉर हेल्पिंग, टीचर्स आर फॉर हेल्पिंग। आप वो ब्लेम करते हो कि टीचर ने ऐसा ये नहीं किया, वैसा नहीं किया। नहीं 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 नहीं, टीचर आर फॉर ओनली फॉर गाइडलाइन, वो गाइडलाइन देते हैं। आप उस गाइडलाइन पर चल करके आप पहाड़ पर चढ़ सकते हो, अपनी चोटी पर चढ़ सकते हो। अगर टीचर बहुत क्वालिफाइड नहीं भी है, मैं कह रहा हूं अगर टीचर बहुत क्वालिफाइड नहीं भी है, आप क्वालिफाइड रहो। उनके छोटे से गाइडलाइन से बिना बाहर गए दरभंगा में और देहात की धरती पर आके आप नीट कर सकते हो। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है। लेकिन आपके पास जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए पढ़ने के लिए। ये पैशन नहीं है दरभंगा के बच्चों में, बोलता हूं। और धीरे धीरे हम लोग माहौल खड़ा कर रहे हैं, माहौल ला रहे हैं बच्चों में जुनून आ रहा है। मैं बोलता हूं बच्चों तुम यहाँ स्टे करो, मैं यहाँ से तुमको नीट दिलाऊंगा। मेरे कोचिंग शाखा नीट होता है कि नहीं? नीट हो रहा है। इस बार भी केस कॉलेज के बगल के एक लड़का है, उसका नाम प्रज्वल है, उसका भी नीट में हुआ, नीट ये अच्छा हुआ। और उसको क्या बोला, देवघर एम्स मिला है, और बहुत सारे बच्चे को एसकेएमसीएच मिला है, किसी को डीएमसीएच मिला। मैं सारे को पारितोषिक देने वाला हूं 21 से 27 तारीख के बीच में। तो विश्वास तो करना होगा। तो मैंने पहले विश्वास सबसे बड़ी रिश्ता है, आफ्ताब जी, विश्वास सबसे बड़ी रिश्ता है। बेशक, और पेशेंस भी तो रखना ही पड़ेगा सर किसी भी काम में। मुझे विश्वास है, इससे लाइव इंडिया पर मुझे काफी विश्वास है कि ये चैनल
बहुत अच्छा चैनल है, इसके जो न्यूज काफी ऑथेंटिक होते बहुत हैं। धन्यवाद सर। और मुझे पता, तभी तो मैं आया, आपने मुझे एक बार बोलने के लिए, मैं बोला ओहो लाइव इंडिया, अरे भाई मैं तो जाऊंगा ही, और मैं आया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफी खुश हूँ, और आने वाले दिनों में लाइव इंडिया इतना फेमस होगा, मैं बिहार नहीं, मैं इंडिया नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दिन सर। दूनी रात चौगुनी करेगा, क्योंकि इनके टीम जो वर्क है वो टीम वर्क काफी बहुत अच्छा है, उनका अप्रोच काफी होलिस्टिक अप्रोच है, बहुत बढ़िया अप्रोच है, तो ये काफी आगे जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ, बहुत बहुत मैं धन्यवाद। कह रहा हूँ, उनके टीम्स बहुत अच्छे हैं। और सर एक सवाल आपसे ये भी है सर कि बच्चे आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पढ़ने आते हैं, जब दरभंगा के अलावा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम जाता है, सर आपको अपने आप में कैसा महसूस होता है? यस, मुझे तो बहुत जगह से फोन आता है, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी की बात ही मत पूछिए मुझे। और लोग बच्चे बोलते हैं सर आपका ही नाम सुनते हैं, आपका ही नाम सुनते हैं, तो हम ये आए। तो मैं ये बोलता हूँ कि बच्चों आज आपके तक नाम गया, और हाल ही फिलहाल में 1 फरवरी से हो सकता है मैं पूरी वर्ल्ड में आऊंगा लाइव। वीडियो टॉक्स एक एप्लीकेशन है, वीडियो टॉक्स जैसे बायजू वगैरह है, वैसे वीडियो टॉक्स है, उस पर मैं आ रहा हूँ 11th 12th और नीट के लिए। पूरे वर्ल्ड के बच्चे मुझसे बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। तो ये मैं बच्चों और बच्चों के गार्जियन को कभी तहे दिल से शुक्रिया देता हूँ कि फोन पर मुझे लोग इस तरह से बोलते हैं सर आपका काफी नाम है, मेरे बच्चे तो आपके यहाँ पढ़ेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लोग बोलते भी है कि सर आप तो डॉक्टर है, तो अच्छा लगता है। आखिर में सर आपसे सवाल यही है, अच्छा, टीचर भी है डॉक्टर भी है, हाँ, अब दोनों एज ए फिजिशियन है सर, जी। तो मतलब दोनों का अनुभव आपके लिए कैसा रहता है सर? जी। एक डॉक्टर होने के बावजूद भी आप टीचिंग कर रहे हैं, तो मतलब ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मुझे अच्छा लगता है कि जल्दी कोई डबल एमडी करके, एमबीबीएस करने के बाद डबल एमडी करे और वो एक अच्छे फिजिशियन हो और वो कोचिंग चलाए, तो लोग को लगता है कि ये क्या हो रहा है। पर मैंने बहुत आदमी बोला ये मेरा पैशन है, ये लोगों का खुशकिस्मती है कि मैं इस लाइन में आया, और ये मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्य वाली समझता हूं कि मैं क्लिनिक चलाने के साथ साथ मैं कोचिंग में बच्चों को कुछ दे पाता हूं अपना नॉलेज बायोलॉजी में। जिस तरह मैं क्लिनिक में रोगी को देखता हूं, ताकि दरभंगा में भी छोटा छोटा डिगुमान निकल सके। मैंने ये सोचा कि मैं वहां सिर्फ पेशेंट को देख पाऊंगा। पेशेंट को देखने वाले दरभंगे में तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन अगर मैं डॉक्टर पैदा करूंगा तो सोने पे सुहागा होगा। वैसे भी अभी इंडिया में डॉक्टर्स की काफी कमी है, बहुत कमी है। जितने भी वैकेंसी आते हैं हमेशा डॉक्टर्स का आधा से भी कम वैकेंसी फुलफिल होता है, डॉक्टर्स है नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं नॉर्थ बिहार में क्या पूरे बिहार में इतना डॉक्टर पैदा करूंगा कि डॉक्टर्स की कमी को दूर कर दूंगा। तो मैं मरीज भी देखता हूं, मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूं, मधुमेह रोग विशेषज्ञ। मेरी क्लिनिक बेता चौक दरभंगा में है। मैं मरीज भी देखता हूं 11 से 2 के बीच में, और मैं डीएमसीएच में पोस्टेड भी हूं। डीएमसीएच में डॉक्टर को ही पढ़ाता हूं, और मैं इधर सुबह मॉर्निंग और अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग में मैं बच्चों के साथ बायोलॉजी का मतलब क्लास लेता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बच्चों तक आपकी बातें पहुंची सर, और कई बच्चे हमको देख रहे हैं, कई छात्र हमको देख रहे हैं। मैं उनसे भी चाहूंगा कि ये काफी ही कीमती बात है, आप भी उनको शेयर करिए ताकि और भी ज्यादा दर्शकों तक पहुंच सके बात। और मैं एक बार फिर से अपने स्पॉन्सर का नाम लेना चाहूंगा जो हमारे इस कार्यक्रम को कराने में पूरा सहयोग दे रहे हैं। मैं एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा NICBA का, फिजिक्स अचीवर का, जेड कोचिंग, प्रगति मैथमेटिक्स, आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट, कमाल क्लासेस, अलकलम एकेडमी, एपेक्स इंस्टीट्यूट। मैं इन सब का एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और इन सब के सहयोग से मैं इस कार्यक्रम को करवा पा रहा हूं। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। हम आपको प्रत्येक दिन एक नए शिक्षक से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे, अलग अलग फैकल्टी से। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए YouTube पर जाकर, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।